जय श्री राम। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा शेयर बाजार। तो शेयर बाजार से हम फायदा करेंगे या नुकसान, ये हम कुंडली में कैसे देखें। तो वीडियो के आरंभ में ही मैं बताना चाहूंगा कि ये जो मैं योग बता रहा हूं ये भाव आधारित योग बता रहा हूं कि किन भावों के या उन भावों के स्वामियों के कॉम्बिनेशंस के द्वारा ये योग बनते हैं, कि जो ये बताते हैं कि आपको शेयर बाजार से या शेयर बाजार में ट्रेड करना चाहिए या नहीं। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण जो मैं बताऊंगा कि आपको कब करना चाहिए। भले ही आपकी कुंडली में शेयर बाजार से बहुत अच्छे लाभ के योग हैं, लेकिन आपको नहीं करना चाहिए, तो उसकी वजह क्या होगी। और आपकी पत्रिका में यदि खराब योग भी हैं तो क्या आपके लिए वो समय सही है, मैं इस बारे में भी बात करूंगा। साथ ही बात करेंगे उपायों के बारे में कि यदि आपकी पत्रिका में अच्छे और खराब दोनों ही मिक्स योग है, भाई या तो अच्छे होंगे या खराब होंगे, बीच की सिचुएशन होगी कि जी प्रॉफिट भी होगा तो लाभ भी होगा, तो उससे हम कैसे बच सकते हैं वो उपाय। तो और विलंब नहीं करते हैं, आरंभ करते हैं आज की यात्रा। तो मैंने पत्रिका में कुछ भावों को मार्क कर रखा है। जैसे ये छठा भाव हो गया, ये 12वां भाव हो गया, ये 8वां भाव हो गया। तो इन भावों को मैंने रेड जोन में या रेड सर्कल में मार्क कर रखा है। इसका मतलब कि ये भाव अच्छे भाव नहीं है, तो ये भाव हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स या परेशानियां देंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास एक इन तीन भाव हमने मार्क कर लिए। साथ ही मैंने मार्क किए हुए हैं एक दूसरा भाव, एक पांचवा भाव और एक 11वां भाव। ये भाव और इनके स्वामी, ऐसे ही 6 8 12 भाव और इनके स्वामी, ये हमें बताते हैं कि हमें शेयर मार्केट में ट्रेड करना है या नहीं करना है। ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो उससे पहले मैं ये बताऊं कि शेयर मार्केट या शेयर बाजार दो लोगों के बीच का गेम होता है, एक मैं और मेरे सामने वाला। तो यही तो होता है कि एक जना माल बेचता है, एक जना खरीदता है, या दूसरा खरीदेगा तो मैं बेचूंगा। तो जो खरीद फरोख्त होती है वो होती है ट्रेडिंग, और उस ट्रेडिंग से मुझे लाभ होगा या हानि। तो वो दो लोग कौन हुए, एक मैं हुआ और एक मेरा सप्तम भाव का स्वामी या सप्तमेश हुआ। इन दो लोगों में हमें डिसाइड करना है कि भाई मेरा फायदा होगा या मेरा नुकसान होगा। तो ये हमें पहला और सातवें भाव से हम एनालिसिस करेंगे। तो यदि मैं पहले भाव की बात करूं जो कि लग्न भाव होता है, तो लग्न भाव के लिए ये तीनों ही घर बहुत अच्छे होते हैं शेयर बाजार के माध्यम लिए कह रहा हूं मैं। कौन सा, तो दूसरा, पांचवा और सातवां। यदि खराब होते हैं तो कौन से भाव के स्वामी होते हैं, मतलब मेरे भावों के लिए या मेरे लिए छठा, आठवां और 12वां, ये खराब हो गए। अब क्यों खराब हुए उस पर बात करते हैं। तो मैं शेयर बाजार कर रहा हूं, इट मींस ट्रेडिंग कर रहा हूं। तो जब भी छठे भाव का स्वामी 11वें भाव में बैठ जाएगा, मतलब लाभ भाव में, तो आपको शेयर बाजार से लाभ होगा। ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या कहता है कि यदि अष्टम भाव का स्वामी लाभ भाव में बैठ जाएगा तो आपको शेयर बाजार से फायदा होगा। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, कि जब भी 12वें भाव का स्वामी 11वें भाव में आकर के बैठ जाएगा तो आपको शेयर बाजार से लाभ होगा। तो ये हमारे पास
3 फिगर आ गई। और जब ये तीनों भावों के स्वामी 6, 8 और 12 भाव के स्वामी यदि लाभ भाव में आकर बैठ जाएं, तो भाई सबसे पहले तो अगर ऐसा योग किसी की पत्रिका में है तो प्लीज मुझसे जरूर संपर्क करें। उनकी कुंडली फ्री में एनालिसिस करूंगा, उनकी फैमिली की भी फ्री में कर दूंगा, सारे काम करूंगा और दोनों भाई मिलकर के पैसा छापेंगे। क्योंकि ऐसा जातक शेयर बाजार के लिए ही बना होता है, वो होता ही शेयर बाजार के लिए। अब समझिए क्यों। तो छठे भाव का सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो छठे भाव का स्वामी मैंने कहा कि 11वें भाव में चला जाए तो शेयर बाजार में अच्छा खासा मुनाफा देता है। क्यों देता है मुनाफा? तो आप समझिए कि ये जो सप्तमेश है, जो आपके साथ ट्रेड कर रहा है, जिसके साथ आप ट्रेड कर रहे हैं, उसका ये कौन सा स्वामी हो गया? तो उसके 12वें का स्वामी हो गया। मतलब उसका इन्वेस्टमेंट, 12वें भाव से हम इन्वेस्टमेंट का भी विचार करते हैं और व्यय का विचार करते हैं। तो वो जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा उसका व्यय हो जाएगा। और वो व्यय कहां होगा? वो आपके लिए, जो आपके लाभ भाव का स्वामी है 11वें का, प्राप्ति का, वो आपको लाभ देगा। मतलब क्या हुआ कि उसका इन्वेस्टमेंट, आपका लाभ। समझ में आई पहली टेक्निक? सेम मैंने क्या कहा कि 8वें का स्वामी भी यदि 11वें में आ जाए तो लाभ होगा। तो समझिए क्यों। क्योंकि 7वां जो आपका सामने वाला प्रतिद्वंदी है, जो आपके साथ ट्रेडिंग कर रहा है, ये उसका कौन हुआ? तो ये हुआ उसका धनेश, धन भाव का स्वामी। मतलब उसका जो बैंक बैलेंस, उसकी जो तिजोरी है, उसका स्वामी कहां आ गया? आपके यहां आ गया 11वें भाव में, मतलब आपके लाभ में। तो जब भी उसकी बैंक में पैसा इकट्ठा होगा और वो ट्रेड करेगा, उसका लाभ आपको होगा और आप उसका पैसा कमा लेंगे। मतलब उसका नुकसान, आपका फायदा। ठीक। सेम अब मैंने क्या बताया था कि 12वें भाव का स्वामी भी यदि 11वें में आ जाए तो लाभ होगा। क्यों होगा? क्यों? क्योंकि उसका षष्ठेश हो गया, उसके छठा भाव हो गया। तो उसके छठे भाव का स्वामी और आपका क्या हो गया? आपका इन्वेस्टमेंट का स्वामी। तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके लिए उस पर जीत पाना बहुत संघर्ष की बात है, क्योंकि छठे से हम संघर्ष देखते हैं। तो बहुत संघर्षों के बाद प्राप्ति को दिखाता है। तो इसका मतलब वो तो प्राप्ति कर नहीं पाएगा क्योंकि उसकी प्राप्ति में संघर्ष है, लेकिन वो आपके लाभ भाव से जुड़ गया। तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपके लाभ में कन्वर्ट हो जाएगी। हो गया क्लियर? तो इस प्रकार से हम फायदा देखते हैं। अब यदि मैंने कहा कि तीनों भावों के स्वामी यदि आपके लाभ भाव से कनेक्ट हो जाएं तो वारे न्यारे हैं ऐसे आदमी के। इसीलिए मैंने कहा क्यों? क्योंकि उसका व्ययेश भी आ गया, उसका धनेश भी आ गया और उसका संघर्ष का स्वामी आपके लाभ भाव में आ गया। तो वो हर तरीके से पिट गया और आप हर तरीके से जीत गए, राजा बन गए। तो ऐसे इंसान के लिए शेयर मार्केट के यदि कुंडली में योग हो तो जरूर घुसना चाहिए, आंख बंद करके जाना चाहिए। वहीं पर जब मैं चार्ट एग्जाम्पल के जरिए बताऊंगा तो ये इतने आसान नहीं होते हैं जितने आसानी से मैंने बता दिया कि 6 का वहां, 8 का वहां और 12वें का वहां। तो कुंडली में तो ऐसे नहीं मिलेंगे इतने इजीली। तो आंख बंद करके कोई भी समझ लेगा। अब ये तो हो गई कि शेयर बाजार से लाभ के योग। अब बात करते हैं शेयर बाजार से नुकसान के योग, कि आपको कब नहीं घुसना चाहिए शेयर मार्केट में। तो अब हमें क्या करना है? तो अभी तक हमने अपना फायदा देखा, इसका मतलब सामने वाले का नुकसान देखा। ठीक। अब हमें क्या देखना है कि इसका फायदा देखना है, अपना नुकसान देखना है। तो हमारे लिए कौन से खराब भाव हो गए? ये हो गए 12वां भाव, दूसरा भाव और पंचम भाव। ठीक। क्योंकि 5वें से हम ट्रेडिंग देखते हैं, दूसरे से हमारा धन संचय देखते हैं,
और तीसरे से हम 12वें से हमारा इन्वेस्टमेंट देखते हैं या व्यय देखते हैं। ठीक है, तो यदि 12वें का स्वामी किसी भी तरह हमारे पंचम भाव में बैठ जाए, पंचमेश से जुड़ जाए या पंचमेश से संबंध बना ले, तो शेयर बाजार में ट्रेड नहीं करना चाहिए ऐसे इंसान को। क्यों? अब उस क्यों का वजह समझो। तो 12वां किसका स्वामी होता है? 12वां होता है व्यय भाव, नुकसान। जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका नुकसान होगा। तो कहां का नुकसान होगा? चूंकि वो पंचम से जुड़ गया, और पंचम हम शेयर बाजार मेधा बुद्धि का विचार करते हैं, तो आप अपने दिमाग से जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका लॉस हो जाएगा। अब अगेन इसे दूसरे रिवर्स फॉर्म में समझो, तो क्यों लॉस होगा? क्योंकि आप देखो कि आपके व्यय भाव का स्वामी कहां बैठ गया? तो सामने वाले के लाभ भाव में 11वें आकर बैठ गया। भाई उसका लाभ हो गया ना, ये सामने वाले का। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि उसके स्वामियों को अपने लाभ भाव में बिठाकर देख रहे थे, हमारा लाभ हो रहा था। अब हम अपने भावों के स्वामियों को उसके लाभ भाव में बिठाएंगे तो हमारा नुकसान होगा। आपको सेम वही टेक्निक है, रिवर्स फॉर्म में लगानी है बस। सेम, यदि बार हमारे धन का स्वामी उसके यहां आकर के बैठ जाए तो नुकसान, यहां आकर के बैठ जाए तो नुकसान। क्यों? क्योंकि आपके धन का स्वामी उसके धन भाव में जाकर के बैठ गया, तो आपका धन नष्ट हुआ लेकिन उसका बढ़ गया। ठीक, यदि 12वें का स्वामी उसके धन स्थान में जाकर के बैठ गया तो क्या हुआ कि आपका व्यय और उसका धन बढ़ गया। तो इस तरीके से आपको देखना है। अब मैं बात करूं कि यदि मान के चलो दूसरे का स्वामी 12वें का स्वामी जाकर के उसके धन स्थान में बैठ जाए या किसी भी प्रकार से संबंध बना ले, तो भैया ऐसे आदमी से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि शेयर बाजार से दूर हो जाए। घर मकान दुकान गाड़ी सब बिक जाएगा, कुछ नहीं निकाल पाओगे शेयर बाजार से, बर्बाद हो जाओगे, बिक जाओगे। तो ये वो कॉम्बिनेशंस हैं कि हमें देखना पड़ता है कि शेयर बाजार से हमें लाभ होगा या हानि होगी। ठीक है, अब क्या करते हैं हम? तो अब इन्हीं योगों को हम किसी पत्रिका के माध्यम से समझते हैं। ये पत्रिका है, जन्म समय है 30 अगस्त 1930, समय है 14:45। जन्म स्थान है ओमाहा, यूएसए। समझ गए होंगे किसकी पत्रिका है। तो अब आप यहां पर देखिए कि अब हमें क्या विचार करना है कि हमें देखना है कि इस जातक का फायदा है या नुकसान। उदाहरण के लिए मान के चलिए कुंडली आई और आपने कहा कि भाई मुझे ये बताओ कि मैं शेयर बाजार में ट्रेड करना चाहता हूं, तो मुझे जाना चाहिए, मेरा नुकसान होगा या फायदा होगा? तो सेम हमने क्या करा कि सामने वाले के स्वामियों को उठा करके देखा। ठीक, तो हमने क्या देखा कि सामने वाले का इन्वेस्टमेंट मतलब व्ययेश, जो 7वें का 12वां स्थान होता है, व्यय भाव का स्वामी कहां बैठा है? तो वो बैठा हुआ है यहां पर अष्टम भाव में मंगल। किसके साथ बैठा हुआ है? तो पता चला मेरे धनेश के साथ बैठा हुआ है। चलो, अच्छी बात है। ठीक, मतलब कि मेरे धन भाव का स्वामी उसके धन भाव में जाकर के बैठ गया और उसके षष्ठेश के साथ बैठ गया, तो छिटपुट नुकसान तो दिखा रहा है ये मुझे। ठीक, आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या और भी कोई कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि सामने वाले का जो अष्टमेश है, मतलब उसके धन भाव का स्वामी कहां बैठा हुआ है? तो मेरे लाभ भाव में बैठा हुआ है, मतलब उसके धन से मेरा फायदा हो गया। कॉम्बिनेशन, उसके धन से मेरा फायदा। अगेन हमने लाभ भाव में देखा
कि भैया मेरा व्ययेश लाभ भाव में बैठा हुआ है। मेरा व्ययेश मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट का स्वामी, और उसके संघर्ष का स्वामी कहां बैठा हुआ है? मेरे लाभ भाव में बैठा हुआ है। तो मतलब मैं जो भी इन्वेस्टमेंट करूंगा वो मेरे लाभ में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक। वहीं क्या मेरा पंचमेश स्ट्रांग है? तो हाँ जी, पंचमेश स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि पंचम भाव का स्वामी अपने से चौथे बैठा हुआ है, अपने मित्र के साथ बैठा हुआ है, और लग्नेश के साथ बैठा हुआ है। कहां देख रहा है? तो धन भाव को देख रहा है। देख रहा है? तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन हुआ कि सेम हमने क्या कहा था कि 6, 8 और 12 भाव के स्वामियों का संबंध कहीं ना कहीं लाभ भाव से हो तो ऐसा जातक शेयर बाजार से बहुत अच्छा पैसा कमाता है। तो इस पत्रिका में हमने क्या देखा कि छठे का स्वामी, आठवें का स्वामी और 12वें का स्वामी, तीनों का संबंध मेरे लाभ भाव से है क्योंकि मंगल यहां बैठ करके मेरे लाभ भाव को देख रहा है। कहां? मतलब सामने वाले का व्यय भाव का स्वामी, सामने, हाँ माफी चाहता हूं, सामने वाले का व्यय भाव का स्वामी उसके धन स्थान में बैठकर उसके धन का व्यय करा रहा है, जिससे कि मेरे लाभ की प्राप्ति हो रही है। बना कनेक्शन? अब आप देखिए कि पत्रिका किसकी है। तो ये पत्रिका है वॉरेन बफेट साहब की, जिन्होंने शेयर बाजार से बहुत पैसा कमाया और शेयर बाजार के बादशाह या शहंशाह माने जाते हैं। ठीक। इसी प्रकार से एक और पत्रिका लेते हैं। ये पत्रिका है 19 अगस्त 1987, समय है रात्रि के 12:20 दिल्ली। उससे पहले मैं बता दूं कि इस जातक ने शेयर बाजार में इतना लॉस किया कि उस नुकसान की वजह से इस जातक का घर मकान सब बिक गया। पत्नी अपना बच्चा लेकर के घर छोड़ करके चली गई। तो घर परिवार सबसे दूरी हो गई। किस वजह से? कि शेयर बाजार से। तो वो कौन से योग बने इसमें, देखते हैं। तो हमने क्या कहा था कि यदि शेयर बाजार से लॉस, अब आप लॉस को बड़े आसान भाषा में समझो ना, नुकसान किसका हुआ? मेरे धन का हुआ ना। मेरा धन व्यय हो गया, चला गया। किसकी वजह से हुआ? तो शेयर बाजार की वजह से हुआ। तो तीन भावों के कॉम्बिनेशन किससे होने चाहिए? मेरे धन का स्वामी, मेरे व्यय का स्वामी, मतलब मेरे धन का व्यय हुआ, व्यय हो गया धन का। किसकी वजह से हुआ? तो पता चले पंचम भाव की वजह से हुआ। शेयर बाजार पंचम से देखते हैं। अब यहां पर आप देखो कि इन तीनों के स्वामी कौन बने। तो एक बना बुध, दूसरे का, पंचम का भी बना बुध, और 12वें का बना मंगल। तो क्या तीनों का संबंध है? तो हमने देखा कि इन तीनों का ही संबंध है। तो ये कंफर्मेशन हो गया कि भाई शेयर बाजार में इस जातक को नुकसान तो होगा। ये कुंडली ने बता दिया। वहीं अब यदि हम देखें तो इनका नुकसान हुआ। किसका? तो जिनका टॉरस लग्न है इनका नुकसान हुआ, हो गया। तो जाहिर सी बात है इसका फायदा भी होना चाहिए। भाई स्कॉर्पियो का फायदा होना चाहिए ना, तभी तो मेरा नुकसान हुआ। तो क्या ये स्कॉर्पियो वाला मतलब इनके सामने वाले प्रतिद्वंदी का फायदा दिख रहा है इसी कुंडली में? तो अब देखना, अब जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा आपको, तभी मैं कह रहा हूं कि इतने आसान कॉम्बिनेशन नहीं बनते हैं कि जो कोई भी रीड कर ले। एक ही ग्रह एक ही कुंडली में दो तरीके से परिणाम दिखाता है, अपने लिए भी और सामने वाले के लिए भी। कैसे? तो अब वृश्चिक लग्न का देख करके चलते हैं। ठीक है। तो यहां क्या हुआ? मतलब क्या चाहिए मुझे? मुझे इनका नुकसान चाहिए और अपना फायदा चाहिए। तो अपने फायदे के लिए मुझे कौन से हाउस चाहिए? एक तो 11th हाउस चाहिए, मेरा लाभ होना चाहिए ना।
दूसरा, मेरा धन स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक। अगेन, मेरा ये भाव स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि मेरा बुद्धि वाला भाव तो यही है। तो अब हमने क्या देखा कि वही बुद्ध जो यहां पर नुकसान दे रहा था, वही बुद्ध यहां फायदा दे रहा है। वो कैसे दे रहा है? तो मेरे लाभ भाव का स्वामी, जो मेरा लाभ भाव होता है, उसके धन भाव से कनेक्ट होकर के बैठा हुआ है, बैठा हुआ है। ठीक। जिस पर किसकी दृष्टि है? मेरे अष्टमेश की। कौन है? बृहस्पति। कहां बैठा हुआ है? 12वें भाव में। और वो बुध को देख रहा है, साथ ही मेरे लग्नेश के साथ बैठा हुआ है, जो मेरा षष्ठेश भी है। हुआ। तो अब आप देखिए कि यहां पर जो बृहस्पति था, जो वो दुर्योग बना रहा था, वो यहां पर कौन सा दुर्योग बना रहा था? तो मेरे नुकसान के लिए मेरे धन भाव, मेरे 12वें भाव, मेरे पंचम भाव की जो युति हो रही थी नुकसान वाली, उसमें उस नुकसान में मेरे बृहस्पति का भी पूर्ण योगदान था, क्योंकि मेरे अष्टम का स्वामी 12वें में बैठकर उस युति को पंचम दृष्टि से देख रहा था। तो मतलब 6, 8, 12 तीनों भावों के स्वामियों का योग हो गया यहां पर। भाई शुक्र बैठा हुआ है साथ में, अष्टमेश की दृष्टि आ गई बृहस्पति की, और 12वें के स्वामी के साथ बैठा हुआ है। कौन बैठे हुए हैं? तीनों जो खराब भावों के स्वामी हैं, किसके साथ बैठे हुए हैं? एक तो मेरे धनेश के साथ, एक मेरे पंचमेश के साथ। तो ये तो निश्चित हो गया कि भाई मेरा नुकसान होगा। सामने वाले का फायदा कैसे होगा? तो चूंकि जो अष्टमेश बना, जो मेरा धनेश है, सामने वाले के लिए अष्टमेश बना, वो किसके साथ बैठा हुआ है? लग्नेश के साथ बैठा हुआ है, और लाभेश के साथ बैठा हुआ है। जिस पर किसकी दृष्टि आ रही है? मेरे धनेश की दृष्टि आ रही है, पंचम दृष्टि। तो वही बृहस्पति जो मुझे नुकसान दे रहा था, उसे फायदा दे रहा है। एक नैसर्गिक शुभ दृष्टि आ रही है। वहीं पर यदि आप देखें तो इनका जो इन्वेस्टमेंट का स्वामी बना शुक्र, 12वें का स्वामी, वो किसके साथ बैठा हुआ है? लाभेश के साथ बैठा हुआ है, अपने लाभेश के साथ, कि वो जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो लाभ में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वही कुंडली है, वही योग है, वही ग्रह है, लेकिन एक का फायदा, दूसरे का नुकसान। तो इस प्रकार से हमें यह सब कुछ देखना पड़ता है पत्रिका में। अब बात आती है कि कैसे करें अगर ये योग बन रहे हैं। क्या यही जातक लाभ ले सकता था? तो हाँ। तो अब बात करते हैं रेमेडी की, कि ये ऐसा फिर क्या करे कि ये इन्हें लाभ हो। तो सबसे पहले तो लाभ किसका दिखा रहा है इसमें? सामने वाले का। तो ऐसे जातक के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी होती है कि यदि ऐसा जातक ट्रेडिंग करना चाहे, तो वो क्या काम करे? वो डीमेट अकाउंट या सब कुछ, सारी की सारी ट्रेडिंग अपनी वाइफ के नाम से करे। निश्चित लाभ होगा उसे। क्यों? क्योंकि उनकी वाइफ की चार्ट में ये कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। तो उनकी वाइफ जब भी इस फील्ड में जाएंगी या ट्रेड करेंगी, उन्हें लाभ होगा। वहीं यदि ये अपनी वाइफ के नाम से अकाउंट खुलाते, अपनी वाइफ के नाम से ट्रेडिंग करते, बैंक अकाउंट से लेके सारी चीजें, मतलब ये जस्ट एक एज एन एम्प्लॉय वहां काम करते, कि भाई लेट सपोज मैंने अपनी वाइफ के नाम पर ट्रेडिंग अकाउंट खुला दिया, इन्वेस्टमेंट वगैरह सब कुछ उनसे कराया, मैंने सिर्फ उन्हें गाइडेंस दिया कि तुम ऐसे कर लो, तुम ऐसे कर लो। गाइडेंस कहां से आया? क्यों? क्योंकि गाइडेंस, गाइड करने का भाव होता है 12वां भाव, जो आप किसी को ज्ञान देते हैं। कहा? तो पंचम भाव से संबंधित दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो पता चला दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। तो ऐसा जातक ना शेयर मार्केट का ज्ञान बहुत अच्छा देता है, नॉलेज बहुत अच्छी होती है उसे, लेकिन खुद का प्रॉफिट नहीं कर पाता। तो ये जातक यदि ये चाह करते, तो ऐसा बहुत अच्छा फायदा होता है इन्हें। लेकिन ये पत्रिका मेरे पास तब आई कि जब इनका सब कुछ नुकसान और बर्बाद हो चुका था। फिर मैंने इन्हें एडवाइस दी कि आप यदि अब भी करना चाहते हैं तो इस तरीके से कीजिए,
निश्चित ही आपको अच्छा लाभ होगा। अब बात करते हैं कि ये तो कॉम्बिनेशन हो गए, लेकिन कब? तो मैं जब अपने क्लाइंट्स को बताता हूं तो उसके लिए प्रॉपर एक कुंडली एनालिसिस किया जाता है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला स्टेप हमारा होता है कुंडली में उन योगों को देखना कि भाई फायदा होगा या नुकसान होगा। अब फायदे के भी योग दिख गए, नुकसान के भी योग दिख गए, तो फायदा होगा तो कब होगा? तो उसके लिए ना फिर दशाएं देखी जाती हैं कि भाई, आपने देखा होगा कि जीवन में या कुंडलियों में बहुत सारे ऐसे योग बने होते हैं लेकिन कभी परिणाम नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि उन योगों से संबंधित ग्रहों की दशाएं नहीं आती। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको कुंडली में योग देखने हैं, फिर दशाएं देखनी है कि किस टाइम पीरियड में इसे ट्रेड करनी चाहिए ताकि इसे प्रॉफिट हो। तो मैं क्या करता हूं कि सबसे पहले कुंडली एनालिसिस करता हूं, फिर दशाएं देखता हूं, फिर उसे पूरा एक चार्ट बना करके देता हूं कि भाई, ये साल आपके लिए ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा है और आप इस साल ट्रेड करें। वहीं जब कुछ प्रत्यंतर दशाएं ऐसी आ जाती हैं कि जिनमें ट्रेड नहीं करना है, तो वो महीने फिर मैं उसे बता देता हूं कि आपको इस महीने में ट्रेड नहीं करना है तो बहुत ही कम 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 अमाउंट से करना है। वहीं होल्डिंग आपको करनी है या नहीं करनी। लेट सपोज आज यदि दशा बहुत अच्छी चल रही है और मैंने आज इन्वेस्टमेंट कर दिया और मैंने उसे होल्ड कर लिया, लेकिन उस कुंडली के अकॉर्डिंग मुझे दिख रहा है कि नहीं, अगले महीने या 2 महीने बाद इसकी दशा खराब आने वाली है और इसने जो प्लानिंग कर रखी है 3 महीने की होल्डिंग की कर रखी है, तो फिर मैं उसे सजेस्ट करता हूं कि आप इस दौरान होल्डिंग कीजिए, लेकिन इससे पहले स्क्वायर ऑफ कर लीजिए। तो वो दशाएं और एक पूरा प्रॉपर कुंडली एनालिसिस उस तरीके से होता है। साथ ही इसमें हमें वर्ष फल कुंडली भी देखनी पड़ती है कि ताकि कौन सा वर्ष हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा ट्रेडिंग के लिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको क्या लगता है कि वॉरेन बफेट साहब ने जो भी ट्रेड ली सारी ट्रेड सक्सेस हुई, या राकेश झुंझुनवाला जो भारत के जाने माने ट्रेडर रह चुके थे, सारी ट्रेड सक्सेसफुल रही? नहीं, उनकी कुछ ट्रेड और कुछ ऐसे डिसीजंस हुए जिन्होंने उन्हें मार्केबल बना दिया। तो ये होते हैं दशाओं के खेल, और किस साल या कौन सा वर्ष आपके लिए लाभकारी है, ये वो वर्ष कुंडली बताती है। तो इस तरीके से यदि आप पूरा एनालिसिस करेंगे तो डेफिनेटली जिस दिन आप ट्रेड करेंगे आपको फायदा होगा ही होगा। तो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, नियम, जो मुझे लगता है कि फॉलो करने चाहिए और सभी को करने चाहिए। तो इस प्रकार से ये हमारा आज का टॉपिक कवर हुआ। कोशिश करेंगे इसी टॉपिक पर और भी काफी सारे वीडियोस बनाते रहेंगे कि ताकि सभी का ज्ञान वर्धन हो सके। मिलते हैं, और मैं प्रयास करूंगा कि इस बार थोड़ा डिले नहीं करूंगा, समय समय पर और जल्दी जल्दी टॉपिक्स लेकर आता रहूंगा ताकि सभी के साथ जुड़े रहूं। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में। जय श्री राम।